हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने मकबूल फिदा हुसैन के जीवन और कला के बारे में बात की थी। मकबूल फिदा हुसैन जो कि प्रमुख भारतीय आधुनिक चित्रकारों में जिनका शुमार होता है, जिनका नाम, और उन्हीं के कलात्मक जीवन के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। कुछ उनके पौराणिक विषयों पर आधारित चित्रों के बारे में बात करेंगे, कुछ उनके गुप्त चित्रों के ऊपर बात करेंगे। आइए आगे बढ़ें। इससे पहले कि हम उनके कलाओं के बारे में डिस्कस करें बहुत ही विस्तार से, उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में एक बार संक्षिप्त में हम बात कर लेते हैं। तो 1915 में महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक जगह पर उनका जन्म हुआ, जुनैब और फिदा के घर। इसके बाद वे जब बहुत छोटे से थे, 3 वर्ष के, तभी उनकी माता का देहांत हो गया और उन्होंने बचपन में ही कैलीग्राफी सीखी और साथ में उन्होंने कविताओं को लिखना भी सीखा। 1935 में वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेने के लिए मुंबई आ गए। 1937 में उन्होंने अपने करियर की पेंटिंग की शुरुआत जो की वो सिनेमा के होर्डिंग्स बनाने के रूप में की और यहीं से उनका जीवन यापन चलता था। 1941 में उनका विवाह फजीला के साथ हुआ। 1946 में फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने उन्हें बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्ट को ज्वाइन करने के लिए न्योता दिया और इस तरीके से एक भारतीय कला में एक नया मुहावरा उन्होंने खोजा। 1947 में सुनहरा संसार नाम का एक चित्र पुरस्कृत हुआ, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की इस प्रदर्शनी में जब उन्हें पुरस्कार मिला तो लोगों की निगाह एम एफ हुसैन पर गई और वो इस तरीके से कला की दुनिया में उनका डेब्यू हो गया। 1952 में उन्होंने अपनी एक एकल प्रदर्शनी आयोजित की मुंबई में और उसके बाद अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की ज्यूरिख में। 1954 में वे ललित कला अकादमी के एमिनेंट आर्टिस्ट के रूप में नॉमिनेट किए गए, जो कि नई दिल्ली में है। 1967 में उन्होंने जो अपनी पहली फिल्म बनाई थी, थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर, वो फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की गई और उसे गोल्डन बेयर पुरस्कार भी मिला। 1971 में आपको पाब्लो पिकासो के इनविटेशन पर साओ पाउलो बिनाले में प्रदर्शनी के लिए इनवाइट किया। 1971 में आपको भारतीय सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में आपको राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया और 1991 में आप भारतीय सरकार द्वारा ही पद्म विभूषण से सम्मानित। 1995 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो कि नई दिल्ली में है, वहां से राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्रदान किया गया। 1996 में उन्होंने जो अपनी हिंदू देवी देवताओं के आधार पर जो विवस्त्र आकृतियां बनाई थी, रेखा चित्र बनाए थे, उसमें सबसे पहला रेखा चित्र जो सरस्वती नाम का था वो विचार मीमांसा नाम की हिंदी पत्रिका में जो निकला, वहीं से इनके ऊपर विवाद शुरू हो गए थे और उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट भी कोर्ट में की गई थी। 1998 में मुंबई में उनके घर के ऊपर भी कुछ हिंदू समूहों ने अटैक किया और उनके जितने भी चित्र थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके ऊपर जितनी भी कंप्लेंट थी वो डिसमिस कर दी। 2006 में इंडिया टुडे न्यूज में जो पब्लिश हुआ कि आर्ट फॉर मिशन कश्मीर नामक जो एडवर्टीजमेंट था, उसमें भारत माता नाम का एक जो उनका चित्र था उसे लेकर फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी और 2006 में उनके ऊपर फिर से चार्ज लगाए गए कि वे हिंदू मान्यताओं के खिलाफ को भड़का रहे हैं और उनके खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और 2010 में उन्होंने कतर की नागरिकता ले ली थी और 2011 में लंदन में उनका देहांत। तो मिलते हैं। अब हम और आगे उनकी इंस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहला जो उन्होंने विवस्त्र आकृतियां उनकी पेंटिंग्स में बनाई, उनकी इंस्पिरेशन वे कहते हैं कि मथुरा स्टाइल के जो ये पेंटिंग्स, ये स्कल्पचर उन्होंने देखे वहां से आई। तो जब वे मुंबई में स्टडी कर रहे थे दिल्ली में, तो एक बार दिल्ली विजिट के दौरान उन्होंने म्यूजियम देखा, संग्रहालय गए और वहां उस म्यूजियम में उन्होंने ये मथुरा स्टाइल के पेंटिंग्स स्कल्पचर्स देखे और ये स्कल्पचर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि विवस्त्र नारी आकृतियां हैं। तो अपने चित्रों की प्रेरणाओं के बारे में वे यही कहते हैं कि एक तरीके से नया संसार उनकी आंखों के सामने खुल गया और ये नया संसार वे कहते हैं कि मेरी कलाओं की प्रेरणा मंदिर कला से ही आई है।
तो मथुरा शैली में जो विवस्त्र उन्नत वक्ष युक्त नारी प्रतिमाएं हैं, वहीं से उनके चित्रों में विवस्त्र नारी आकृतियों का निर्माण होने लगा। उनके हिसाब से कहते हैं कि स्त्रियां दुख झेलती हैं, उनके सीने में प्रेम है, वह स्त्रियां जन्म देती हैं। तो इस तरीके से उनके करुणामयी आकृति को उन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया। इसके बाद और आगे हम बात करें तो एक बार जब अपनी वे चीन की यात्रा से लौटे, तो आप ये स्क्रीन पर देखेंगे कि हान कान वहां का एक बहुत प्रसिद्ध घोड़ों का चित्रकार था। तो ये हान कान की पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, तो हान कान की पेंटिंग्स को देखकर वे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इससे पहले उनकी पेंटिंग्स में मानव आकृतियां ही हुआ करती थी। और यहाँ से आने के बाद ये लगभग 1952 के वर्ष की बात है, तो उन्होंने अपने विषय वस्तु और रचना प्रक्रिया में भी मनुष्य आकृतियों के साथ साथ पशुओं को, पक्षियों को भी स्थान देना आरंभ कर दिया। घोड़ों के चित्र, अब हम इनके घोड़ों के चित्रों की बात करते हैं। लगभग एक अरसे तक उन्होंने घोड़ों के चित्रों का निर्माण किया। और जहां तक हुसैन शैली की बात है, तो ये आप देखेंगे कि इनके चित्र रेखा प्रधान है। काली मोटी रेखाएं इनके चित्रों में, सभी चित्रों में एक प्रमुख विशेषता के रूप में भरकर सामने आती है। तो ये घोड़े का चित्र है और सफेद रंग इनके चित्रों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए है। साथ में आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक बोल्ड ब्रश स्ट्रोक्स भी इनकी विजिबल होते हैं, और एक ब्लैंक स्पेस जिसे कहेंगे कि अंतराल एक उनके चित्रों में नजर आता है। तो ये देखेंगे आप घोड़ों के चित्र और भी हैं। दरअसल वे घोड़ों को घोड़े ना बनाकर उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी बहुत अच्छे से अपनी चित्रों में दिखाया करते थे। तो उनके चेहरों के भाव भंगिमाएं भी उभर कर सामने आते थे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें काले रंग का पीछे एक बहुत बड़ा सा ऐसा लगता है गोला सामने की तरफ आ रहा है, और एक स्त्री घोड़े से लगभग गिर रही है और इसके पीछे की ओर देख रही है। तो ये एक बहुत ही भाव व्यंजित चित्र है उनका घोड़ों का। और इन चित्रों के बारे में अल्फर्ट आर्डो एक कला समीक्षक है, उन्होंने कहा था कि जैसे फोटो कॉपी को रासायनिक घोल में डालते हैं और धीरे धीरे उस पर छवियां उभरने लगती हैं, तो हुसैन की सृजनात्मक चेतना में भी यह प्रेत सादृश्य आकार प्रकट होने लगा, और बाद में तो वह तेज रंगों के निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी अस्तित्व को भी प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से घोड़ों के चित्र उन्होंने बहुत ही एक लंबी श्रृंखला घोड़ों के ऊपर तैयार करी। ये आप देखेंगे लाल रंग के ब्रश स्ट्रोक्स नजर आते हैं, और वही काली मोटी रेखा उनके हर चित्र में मौजूद है। और उनके घोड़े मानव मन की ही एक प्रचंड वेग को दर्शाते हैं ये चित्र। ये देखेंगे आप, लंबी गर्दन, खुला मुंह, तो इस तरीके से चारित्रिक विशेषता इनके प्रत्येक चित्र में उभर कर सामने आती है। ये जो हम देख रहे हैं, तो इस तरीके के पश्चिम में एक आंदोलन चला था घनवाद, जिसके जनक पिकासो थे, और पिकासो के साथ MF हुसैन साउलो पाउलो में प्रदर्शनी अपनी लगा चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। तो जब वे घनवाद से प्रभावित हुए, तो हुसैन की जो शैली है, हम इसे कहीं ना कहीं मॉडिफाइड क्यूबिस्ट स्टाइल ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी क्यूबिज्म को, क्यूबिस्ट स्टाइल जो घनवादी शैली है, थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। और क्यूबिज्म में आकारों को बहुत ज्यादा तोड़ा गया, बहुत ज्यादा ज्यामितीय आकारों में कन्वर्ट किया गया, और हुसैन ने उसे थोड़ा कम किया, आकार भी रहा और लेकिन उसमें क्यूबिज्म भी नजर आया। तो इस तरीके से हुसैन शैली को मॉडिफाइड क्यूबिस्ट स्टाइल भी कहा जा सकता। अब MF हुसैन ने घोड़ों के अलावा समसामयिक घटनाओं, राजनीतिक व्यक्तियों, फिल्म की हस्तियों आदि के भी चित्र बनाए। तो इसी श्रृंखला में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंदिरा गांधी का चित्र मौजूद है। तो ये जब भारत में आपातकाल घोषित हुआ था, तब उन्होंने इंदिरा गांधी के पोर्ट्रेट्स भी बनाए थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके क्षत विक्षत शरीर को चित्रित करके उन्होंने इस महान नेता को श्रद्धांजलि दी। इस तरीके से राजीव गांधी का भी उन्होंने चित्र बनाया। यहीं से पता चलता है कि वे हमेशा उनके आसपास अगर कुछ भी घटना घटी है, समसामयिक विषयों को उन्होंने हमेशा अपने चित्रों में रखा। इसके बाद मदर टेरेसा को भी शांति का प्रतीक बनाकर उन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया। आप देख रहे हैं, ये मात्र कपड़ों से मदर टेरेसा का उन्होंने आकार निकाला है, और रिक्त स्थान है। छोटे विवस्त्र बालक उनके चित्रों में अक्सर नजर आ जाते हैं मुहावरे के रूप में। ये अगर हम उनका सिग्नेचर भी एक बार को चित्र में ना देखें, तो इन
प्रचलित आकृतियों के द्वारा भी हम हुसैन के चित्रों को आसानी से पहचान सकते हैं। अमिताभ बच्चन, इन्हें उन्होंने एक बदले की भावना का प्रतीक बनाकर कैनवास पर कई बार उन्होंने फिल्म हस्तियों अमिताभ बच्चन को स्थान दिया। इनके अलावा भी और भी कई फिल्म हस्तियों को अपने चित्रों में स्थान दिया। अब हम आते हैं इनकी महाभारत श्रृंखला के चित्रों पर। एम.एफ. हुसैन ने महाभारत के चित्रों को बहुत सारे चित्र बनाए और ये उनकी मौलिक हुसैन शैली में ही चित्रित है। एक ही फलक पर उन्होंने अलग अलग पैनल्स बनाकर बहुत सारी घटनाओं को उकेरा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गंगा, जमुना, महाभारत, कर्ण का सीन है, फिर द्रोणाचार्य है। इस तरीके से सारी एक ही चित्र में सारी घटनाएं उन्होंने समा दी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये द्रौपदी के चीरहरण का चित्र है और सफेद रंग बहुत ही डोमिनेंट होकर इस चित्र में उभर कर सामने आया। इसके बाद महाभारत का ही ये एक और चित्र है, लेकिन ये तेल चित्र न होकर एक सेरिग्राफी है और सेरिग्राफी एक अलग तकनीक है जिसमें भी उन्होंने काफी सारे चित्र बनाए। अब हम रामायण श्रृंखला की बात करते हैं। एम.एफ. हुसैन ने रामायण के ऊपर भी बहुत से चित्र बनाए। हनुमान, रावण, सीता, राम, इस तरीके के नायकों को भी, लोक नायकों को भी उन्होंने अपने चित्रों में अपनी ही मौलिक शैली में चित्रित किया। ये अगला चित्र है हनुमान का। इसके बाद ये हनुमान का ही एक और चित्र है उनका, जिसमें वे अपना सीना फाड़कर राम और सीता के दर्शन करवा रहे हैं। अब ये उनका एक बहुत प्रमुख चित्र रहा है, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प। तो ये जो उनका चित्र था, इसमें एक मकड़ी है नीचे और ऊपर एक लैंप है और ये उनका बहुत कई चित्रों में नजर आते हैं। और ये 1982 में एक भारतीय समारोह हुआ था, तो उसमें डाक टिकट के ऊपर भी इस चित्र को स्थान दिया गया, जो कि एक बहुत ही गौरव की बात है कि कलाकार का चित्र डाक टिकट पर स्थान पाता है। अब हम बात करते हैं अहमदाबादी गुफा। तो अहमदाबाद में एम.एफ. हुसैन ने ये एक बहुत ही मौलिक शैली में एक गुफा तैयार करी, जो कि पूरी तरीके से जमीन के नीचे है। और इसके बारे में यह जो सतीश गुजराल हमारे भारत के प्रमुख आधुनिक कलाकारों में जिनका नाम लिया जाता है, तो सतीश गुजराल एक बहुत बड़े स्थापत्यकार भी हैं, आर्किटेक्ट हैं। तो उन्हीं के डिजाइन से, उनके सहयोग से इसका निर्माण किया गया। और ये गुफा उन्होंने यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किए, एम.एफ. हुसैन के चित्र यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं और साथ ही में एक पुस्तकालय भी है। और हुसैन के मस्तिष्क में एक चित्र कैसे जन्म लेता है, उसका एक वीडियो भी यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। तो अपने आप में ये एक अनूठा प्रयोग है किसी चित्रकार के कार्यों को, कलात्मक जीवन को बहुत ही निकट से देखने और समझने का। ये देखेंगे आप, उसी का आंतरिक दृश्य है अहमदाबादी गुफा का। तो इसी से पता चलता है कि सतीश गुजराल के योग्यता का, उनके जो स्थापत्य कला का अनूठा नमूना हम यहाँ देख सकते हैं। तो एम.एफ. हुसैन के चित्रों को कई महान हस्तियों ने खरीदा, कई बड़ी बड़ी जगहों, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, 5 स्टार होटल्स में उनके पेंटिंग्स लगी हुई हैं। कुछ उनके कला संग्रहों में होमी भाभा एक बहुत नाम है। इसके अलावा बद्री विशाल पित्ती के पास भी उनका एक बहुत बड़ा संग्रह पेंटिंग्स का मौजूद है। इसके पश्चात इन्होंने कई एकल प्रदर्शनियां करी और प्रमुख शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में तो इन्होंने प्रदर्शनियां की ही सही, साथ में इन्होंने विदेशों में भी अपनी कई कला की प्रदर्शनियां की। और एम.एफ. हुसैन एक ऐसा नाम है, लंदन, पेरिस, प्राग, साथ में न्यूयॉर्क, मॉस्को, चीन और जापान आदि कई शहरों में भी उनकी प्रदर्शनियां आयोजित की हुई। इस तरीके से एम.एफ. हुसैन भले ही विवस्त आकृतियां बनाए, उनके चित्रों में पशु, पक्षी, मानव आकृतियां तो सभी कुछ मौजूद रहा है, भले ही वे विवादों में घिरे हों, लेकिन एम.एफ. हुसैन भारतीय चित्राकाश में एक ऐसा नाम है जिनकी वजह से ही भारतीय कला को विश्व पटल पर पहचान मिली। तो एम.एफ. हुसैन नाम जब भी हम अगर जहन में लाते हैं, तो बच्चा बच्चा एम.एफ. हुसैन को जानता है, भले ही उन्होंने किसी भी तरीके से प्रोपेगेंडा क्रिएट किया हो या वे हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हो, ऐसा भी लोगों ने कहा है और कई मीडिया में पढ़ने और सुनने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी वे पूरे जीवन भर मेहनत करके काम करते रहे और उन्होंने भारतीय कला को एक बहुत उच्च स्थान प्रदान कर। थैंक यू सो मच।